गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालने की विधि सीखे थे। आज हम लोग इस व्युत्क्रम विधि को अपनाते हुए रैखिक समीकरणों को अवयव विधि द्वारा किस प्रकार हल करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अवयव विधि के द्वारा जो समीकरण अवयव विधि में जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनको गुणांकों को लेकर के किस प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, समीकरण निकाय लिखा गया है। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z इजिकल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजिकल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इजिकल टू d4। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि x, y, z तीन अज्ञात राशियां हैं, तीन चर राशियां हैं जिनके गुणांक दिए गए हैं। हम इस विधि को दो चर राशियों और उनके गुणांकों पर भी लागू करके उनका हल निकाल सकते हैं। फिलहाल हम तीन चर राशियों पर इस विधि को अपनाते हुए विधि को जानेंगे और उसके बाद 2 गुणा 2 कोटि के अवयव और 3 गुणा 3 कोटि के अवयव पर इसे लागू करके एक्स वाई अथवा एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसको किस रूप में, किस तरीके से हम अवयव में इसको लिखते हैं। तो जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं उनको एक अवयव ए मान लेते हैं, जिनमें इनके गुणांकों को a1, a2, a3 इसके रूप में लिखा गया है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 जो समीकरण के निकाय हैं उसी क्रम में इनको लिखना है, इनका क्रम परिवर्तित नहीं करना है। और जो इसमें चर राशियां हैं जैसे एक्स वाई जेड है उसको एक कैपिटल एक्स के रूप में एक अवयव 3 गुणा 1 कोटि का अवयव बना करके एक्स वाई जेड के रूप में उसके हम सजा लेते हैं। यहाँ से इस समीकरण के लिए यह 3 क्रॉस 3 कोटि का प्राप्त होता है, यह हमारा 3 क्रॉस 1 इंटू कोटि का प्राप्त होता है। और बाद में जो अचर राशियां जैसे d1, d2, d3 को लेकर के एक अलग अवयव b बनाते हैं जिसको d1, d2, d3 के रूप में हम रख सकते हैं। यानी कि यह मिलता है 3 गुणे 1 कोटि का एक अवयव प्राप्त होता है। अब यदि इसके समीकरण के रूप में लिखते हैं तो तब समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में निम्नलिखित रूप से लिखा है। ax इक्वल टू b के रूप में लिखेंगे तो जब a का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे और b का मान रखेंगे तो ये ax इक्वल टू b इस रूप में हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर एक अवयव 3 गुणा 3 कोटि का यहाँ पर दिया गया है, एक अवयव 3 गुणा 1 कोटि का है और बराबर के रूप में एक 3 गुणा 1 कोटि का एक अवयव दिया गया है। और हमें एक्स वाई जेड का मान प्राप्त करना है। अर्थात यदि एक्स वाई जेड का मान प्राप्त करना है तो बराबर के बाईं तरफ सिर्फ एक्स वाई जेड के ही मान हमें रखने होंगे और बाकी के मानों को हम पक्षांतर करने होंगे। तो इसका मान हटाने के लिए इसी के इनवर्स से यदि दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए तो यह एक आई के रूप का हमें अवयव प्राप्त होगा। तो एक्स वाई जेड में उसका गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड ही मान प्राप्त होगा। अर्थात दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं तो ये हट जाएगा। ए इनवर्स से गुणा किया गया तो यहाँ बचा सिर्फ एक्स और यहाँ ए इनवर्स इंटू बी, ये ऐसे हमें प्राप्त होता है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमें प्राप्त होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर ए को हम इधर बराबर के दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो हमें ए इनवर्स के रूप में प्राप्त होगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के रूप में प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि ए इनवर्स का मान 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है तो हमें एडजॉइंट ए पता करना होगा। और उसके पहले क्या हम इस समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं? क्या एक्स वाई जेड के एक यूनिक मान प्राप्त हो सकते हैं? ये हमें तभी पता लग पाएगा जब मॉड ए का मान यानी समीकरण ए का मान सारणिक ए का मान 0 न हो। तो सबसे पहले जो दिया गया उदाहरण, एक उदाहरण दिया गया, इसी पर आधारित हमने यहाँ पर 2 गुणा 2 कोटि का अवयव बनाने का प्रयास करेंगे और अगले एपिसोड में हम लोग 3 गुणा 3 कोटि के कैसे अवयव हल किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस विधि पर देखते हैं समीकरण क्या दिया गया है। समीकरण है 2x धन 5 इज इक्वल टू 1, 3x धन 2y इज इक्वल टू 7 को अवयव विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले जो निकाय दिया गया है उसको लेकर के हम एक अवयव बनाने का प्रयास करें। तो देखते हैं समीकरण निकाय, समीकरण को
समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर दो 5 3 2 x y बराबर 1 7 इस रूप से प्राप्त होता है। अर्थात हमें a प्राप्त हुआ 2 3 5 2, x प्राप्त हुआ x और y, और b प्राप्त हुआ हमें 1 7। इस तरीके से 3 आव्यूह हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें a इनवर्स का मान निकालना है। उसके पहले हम देखते हैं कि सारणिक a का मान कितना होगा। यहाँ सारणिक a बराबर सारणिक 2 3 5 2, इसका मान 2 2 4 ऋण 15 बराबर ऋण 11, और यह 0 के बराबर नहीं है। अतः आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। अर्थात A इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि हम A इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं। यह नॉट इक्वल टू 0 यही इंडिकेट करता है। अब आइए, जब इसके अस्तित्व है तो हम इसके सखंडजों से निर्मित आव्यूह प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो अब A11 ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। -1 टू द पावर 1 + 1, और हमें सिर्फ प्राप्त होगा 2 और 1 से 2 प्राप्त होगा इंटू 2 बराबर +2। A12 प्राप्त होगा -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू A12, ये प्राप्त होगा। इसको हमने लिया, इसको हटाया 3 बराबर +3 -3। A21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू A21, ये हटा 5 बराबर ऋण 5, और A22 बराबर हमें प्राप्त होगा -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू +2। अतः एडजॉइंट A हमें प्राप्त होगा A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। ध्यान देना है कि जो सखंडजों से निर्मित आव्यूह में प्राप्त होता है उसका ट्रांसपोज करने के बाद ही हमें एडजॉइंट A प्राप्त होगा। अर्थात जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो यह पंक्ति इधर इस सिस्टम में आ जाता है, और ये ऐसे बन जाता है A11 A12 A21 A22। इस प्रकार से स्तंभ और पंक्तियों में इंटरचेंज कर देते हैं। अब मान हम रख देते हैं, तो मान रखने के बाद A11 का मान हमें मिला हुआ है 2, A12 का मान हमें मिला हुआ है ऋण 3, A21 का मान मिला हुआ है ऋण 5, और A22 का मान मिला हुआ है +2। तो इस तरह से हमें एडजॉइंट A का मान प्राप्त हो जाता है। अतः x इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब हम A इनवर्स का मान पहले निकाल लेते हैं, उसका बाकी काम करेंगे। अतः A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A एडजॉइंट A इज इक्वल टू ऋण 1/11। एडजॉइंट A का मान 2 ऋण 3 ऋण 5 और 2 हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। अब x इज इक्वल टू A इनवर्स B से एक्स वाई बराबर A इनवर्स ऋण 1/11, B का मान 2 ऋण 3 ऋण 5 2
और b का मान है निकाला गया b का मान 1/7। अब आखिरी में b का मान की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 2 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह दिया गया है और यह 2 गुणा 1 कोटि का यह आव्यूह दिया गया है। अर्थात अगर ये खत्म करते हैं तो हम इसको गुणा करने के बाद 2 गुणे 1 कोटि का एक आव्यूह हम प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों आव्यूहों को गुणा करने पर देखते हैं कि 2 गुणा 1 कोटि का आव्यूह प्राप्त होता है कि नहीं। ये बराबर ऋण 1/11, यह पंक्ति 2 ऋण 5 वाली इस स्तंभ के अनुसार गुणा होगा, यानी कि 2 गुणे 1 ऋण 5 गुणे 7, और ये पंक्ति इस स्तंभ के लिए तो ऋण 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऋण 1/11 और ये मिलेगा हमें 7 × 5 = 35, 2 ऋण 35 और ये मिलेगा ऋण 3 धन 14 और ये प्राप्त हुआ हमें ऋण 33 और 11। सर यहाँ पर एक चीज छूट रही है, ऋण 1/11 ऋण 35 11 और जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 और ऋण 1। अब देखिए बराबर के एक तरफ जो आव्यूह मिला हुआ है xy, बराबर के दूसरी तरफ आव्यूह मिला हुआ 3 ऋण 1, यानी कि दोनों के जो संगत अवयव है वो बराबर होंगे। अर्थात x = मिलेगा 3 और y = मिलेगा ऋण 1। तो इस तरीके से हम लोग आव्यूह विधि के द्वारा x और y के मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इससे हम लोग x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब x और y के मान हमने प्राप्त कर लिया। क्या x y के मान सही है? तो x और y के मान किसी भी एक समीकरण में रख करके देख सकते हैं। यदि समीकरण संतुलित हो जाता है तो जो निकाला गया मान है वो सही है, और यदि कुछ अंतर आता है तो कुछ गलत होगा। लेकिन यहाँ पर x = 3 y = ऋण 1 रखने पर समीकरण नंबर 1 संतुष्ट हो जा रहा है, इसलिए निकाला गया मान सही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।